हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का वीडियो होने वाला है आपकी कमेंट क्वेरीज के ऊपर। लास्ट 2 वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स का आंसर मैंने कर भी दिया है। उनमें से कुछ कमेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया है और ये जो कमेंट्स हैं यहाँ से भी आप समझेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑटिस्टिक बच्चों में जो लैंग्वेज है वो इनिशियली कैसे डिफरेंट तरीके से डेवलप होने लगती है। तो यहाँ से भी आपको लैंग्वेज पैटर्न समझ में आएगा। सो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट कमेंट की तरफ। फर्स्ट कमेंट है, मैम मेरी बेटी 4 इयर्स की है, 2 ईयर से ओटी स्पेशल एजुकेशन स्पीच थेरेपी में जाती है। घर में बिजी रखती हूँ, स्कूल जाती है, 1 to 100 बोलती है, 5 राइम्स आती हैं, सारे कलर्स बोलती है। बिहेवियर की प्रॉब्लम है, अपने से बहुत कम बोलती है, जबकि जो चाहिए बोलो तब देंगे तो बोल देती है। कब तक अपने आप बोलते हैं हम, तो ये सोचकर मतलब वो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं। प्लीज़ रिप्लाई। 2 ईयर की एज है यहाँ पे, तो डेफिनेटली अगर इन्होंने ओटी स्पेशल एजुकेशन स्पीच थेरेपी शुरू किया है तो डायग्नोसिस उसको मिला ही होगा ऑटिज्म का, तभी इन्होंने ये थेरेपी स्टार्ट की है। तो बहुत अच्छी बात है कि 2 ईयर की एज में ही इन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया है, इवन वो स्कूल भी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। आप देख लेना, ये बच्ची बहुत जल्दी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगी। यही स्टैंड होना चाहिए हर पेरेंट का। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, तो डायग्नोसिस से नहीं घबराना है। डायग्नोसिस करा के आपको अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करना है, सारी थेरेपीज आपको स्टार्ट करनी है। वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी रादर देन कि आप डाउट के चक्कर में लेट होके 4-5 ईयर में जाके थेरेपीज को स्टार्ट करो। हमेशा ये बात आप याद रखना कि 5 ईयर 6 ईयर तक बच्चे के ब्रेन में जो चेंजेस हैं वो फ्रिक्वेंटली होते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट तरीके से होती है। लेकिन उसके बाद जो है वो ब्रेन में चेंजेस होना जो है वो बहुत एक तरह से कांस्टेंट जो है हो जाता है, स्टबन हो जाता है, बहुत स्लो होता है। इस बात का ख्याल हमेशा रखें। 2 ईयर की एज में ये बच्ची जितना बोल रही है, जितना कर रही है, बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। और इसमें यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जब वो बोलते हैं कि ये बोलो तो वो बोल देती है, मीन्स वो रिपीट कर सकती है। जनरली बच्चे 3 इयर्स के बाद ऑटिस्टिक बच्चे रिपीट करते हैं। ये 2 ईयर में अगर रिपीट करना इसने स्टार्ट कर दिया है तो चांसेस हैं कि ये 5 ईयर तक फुल लैंग्वेज डेवलप कर लेगी। मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि गर्ल्स में, ये गर्ल है तो गर्ल में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑटिज्म भी आपने देखा होगा काफ़ी कम होता है और स्पीच डिले के ही केसेस होते हैं गर्ल में ज़्यादातर। तो यहाँ पे अगर माइल्ड में ही उसको डायग्नोसिस हुआ तो हो सकता है स्पीच डिले का ही केस हो। तो यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि स्पीच डिले का वीडियो मैंने आप लोगों को पहले शेयर किया है। सब कुछ इनका नॉर्मल होता है, ओनली एक लैंग्वेज जो है वो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर 2 ईयर में ये क्लियरली वर्ड्स को रिपीट कर पा रही है तो मीन्स इसके लैंग्वेज के फुल डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। सोशलाइजेशन के लिए आप स्कूल में भी बच्चे को भेज रहे हो तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मेरा बच्चा 4 ईयर का है और वो सिर्फ 1 वर्ड ही बोलता है। 4 ईयर है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, जस्ट इतना ही लिखा है कमेंट में। लेकिन 4 ईयर में अगर 1 वर्ड वो रिपीट करता है, वोकैबुलरी अगर ओनली 1 वर्ड की है तो टेंशन वाली बात है। लेकिन ओनली अगर 1 वर्ड वो आपके साथ रिपीट करता है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो लिमिटेड लैंग्वेज तक पहुंच सकता है अर्नव की तरह, क्योंकि अर्नव भी 3-4 ईयर्स में हमारे साथ वो वर्ड्स रिपीट करता था। और या अगर हम लोग उसकी वोकैबुलरी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसके ऊपर वर्क किया था 3-4 ईयर्स में, तो वर्ड्स वो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था उसने। और अगर कोई चीज़, हालांकि वो 4 ईयर तक भी वो साइन ही करता था हाथ से, किसी चीज़ को अगर उसको चाहिए, किचन में अगर कुछ चाहिए तो मेरा हाथ पकड़ के वो ऐसे साइन करता था। तो तब मैं उसको बोलती थी कि तुम बोलो मुंह से, तो वो बोल देता था, मीन्स वो वर्ड्स रिपीट करना स्टार्ट कर देता था। तो 3 ईयर में 4 ईयर में अगर बच्चा आपके साथ वर्ड्स को रिपीट कर पा रहा है तो मीन्स वो भी एक अच्छा साइन है। Hi, my daughter is 5 years old. I am worried about her. She has the words but language अभी भी नहीं है। बोलने पे बोल देती है, कभी कभी मीनिंगलेस बोलती है, बट राइम्स उसको पूरी आती हैं। राइम्स पूरा बोलती है लेकिन अभी भी सबको मम्मा बोलती है। जब भी कन्वर्सेशन करेगी शी स्टार्ट विद मम्मा। प्लीज़ हेल्प, कैसे उसकी लैंग्वेज पे काम करूँ। गाइस,
सबसे पहले तो बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को पॉजिटिव साइन मानते हैं कि राइम्स मेरा बच्चा जो है वो गाता है। अर्नब भी बहुत 2 इयर्स में बहुत सारे गाने भी और राइम्स भी वो मतलब गुनगुनाता रहता था। राइम्स अगर आपका बच्चा गाता है तो पॉजिटिव इसमें ये है कि बच्चे की स्पीच है, द चाइल्ड इज़ एबल टू स्पीक, उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ एक चीज़ श्योर होती है कि अगर बच्चा 2 ईयर में या 1.5 ईयर में राइम्स अगर गुनगुना रहा है, गा रहा है क्लियरली, तो मीन्स आपके बच्चे की स्पीच है। लेकिन राइम्स ये इंश्योर नहीं करती हैं कि आगे चल के लैंग्वेज जो है वो फुली डेवलप होगा। तो ये इसका एक क्लियर एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखिए उसको काफ़ी सारी राइम्स आती हैं, लेकिन 5 ईयर की एज में भी अभी तक वो सेंटेंसेस पे नहीं है, ओनली वर्ड्स पे है। उसका लैंग्वेज अभी अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमेशा पेरेंट्स डाउट में रहते हैं कि 1.5-2 साल में मेरा बच्चा राइम्स गाता है तो वो आगे चल के बोलेगा भी। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेरेंट कंफ्यूज रहते हैं और वो स्पीच थेरेपी स्टार्ट नहीं करते हैं या अर्ली इंटरवेंशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये चीज़ अपने ध्यान में ज़रूर रखें गाइस कि अगर वो मतलब काउंटिंग बच्चे ABCD जो है वो राइम से रट लेते हैं, जैसे कि अर्नब को पूरा ABCD उसने पूरा राइम से रट लिया था, उसको राइम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते थे। काफ़ी सारी चीज़ें उसने जो म्यूज़िक तरीके से होती हैं उसको हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं उनकी तरफ और उनको जस्ट रट लेते हैं। तो इट मीन स्पीच है बट लैंग्वेज आप श्योर नहीं कर सकते कि राइम्स है तो अगर तो लैंग्वेज भी फुली डेवलप हो जाएगा। तो 5 ईयर की एज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डाउट है कि इन्होंने स्पीच थेरेपी स्टार्ट नहीं की है या फिर आई डोंट नो कैसे इन्होंने वर्क किया है। तो मैं आपको फटाफट एक मॉडल ज़रूर समझा सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई है, आप जब वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करते हैं, इनिशियली सब पेरेंट्स कार्ड दिखा के सब वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करते हैं, वोकैबुलरी बच्चे की काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को बच्चा रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे बच्चे उस वोकैबुलरी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब काफ़ी सारे वर्ड्स हैं तो मेरे बच्चे को खुद से सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए, उन वर्ड्स को लैंग्वेज या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन तो ऐसा होता नहीं है। वो चीज़ भी आपको सिखानी पड़ती है। तब तक आपको विजुअल का सहारा लेते रहना है जब तक बच्चा एंड स्टेज पे ना पहुंच जाए। मीन्स वोकैबुलरी, फ्रेज स्पीच, देन सेंटेंसेस, देन क्वेश्चन आंसरिंग, देन ब्रीफिंग, ये सारे लेवल जो हैं वो आपको विजुअल से, बुक्स की हेल्प से जो है वो बच्चे के साथ प्रैक्टिस करने हैं। और जब तक बच्चा ये सारे लेवल को एक्वायर नहीं कर लेता है तब तक विजुअल का जो हेल्प है वो आपको नहीं छोड़ना है, उस लेवल तक बच्चे को आपको पहुंचाना है और इसी को स्पीच थेरेपी बोलते हैं। तो आपको वोकैबुलरी के बाद फ्रेज स्पीच के ऊपर वर्क करना है। बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करे और उन सेंटेंसेस को फिर आप डेली लाइफ में यूज़ करो कि हाँ बच्चा ये बोले कि मुझे एप्पल दो, मुझे बिस्किट दो, मुझे पानी दो। अगर उसको पता है एप्पल क्या है, बिस्किट क्या है, पानी क्या है, तो ये सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में बच्चे को सिखाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस, ताकि बच्चे के अंदर अब वोकैबुलरी है उसके पास तो उसको वो छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ यूज़ करना सीखे। धीरे धीरे आप पजल से, सिक्वेंसिंग पजल से, स्टोरी बुक से बच्चे को थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाना होता है। लाइक मुझे पार्क में घूमने जाना है, मुझे अभी खाना खाना है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। वो कहाँ से आप सिखाते हैं, वो भी आप पजल से या बुक से सिखाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस तो मैंने काफ़ी सारी लैंग्वेज बुक्स का रिव्यू भी किया है। लैंग्वेज के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। बेसिक स्पीच स्टेप बाय स्टेप, ये वाला वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी भी वोकैबुलरी के ऊपर अटके हुए हैं, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगा समझाने में कि कैसे आपको वोकैबुलरी से ब्रीफिंग के लास्ट स्टेप तक पहुंचना है। उसका लिंक आपको जो है वो एंड स्क्रीन में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर करेंगे, अदरवाइज मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगी उस वीडियो को, तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सारे लेवल याद रखिए, ये सारे लेवल आपको अचीव करने हैं। वोकैबुलरी, फ्रेज स्पीच, सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, ब्रीफिंग, ये सारे लेवल जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चे के साथ प्रैक्टिस करने हैं ताकि बच्चे के ऊपर एकदम से लोड ना पड़े और बच्चा धीरे धीरे कम्युनिकेट करना सीखे। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अर्नब अभी आप देखो लिमिटेड स्पीच में भी है, लेकिन अपनी लिमिटेड स्पीच, लिमिटेड लैंग्वेज को भी वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि खुद को वो पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाता है।
तो ये मेरे लिए भी वर्क किया था, इसी मॉडल को मैंने फॉलो किया था और आप लोग भी ज़रूर फॉलो करें गाइस, ज़रूर आप लोगों को भी हेल्प होगा। और ये जो यहाँ पे आप बोल रही हैं कि मम्मा मम्मा, हर बच्चे को हर किसी पर्सन को ये जो बच्ची है वो मम्मा बोलती है, तो इसी के लिए विजुअल है डियर। इन बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों का कंफ्यूजन होता है जो आपको विजुअल से क्लियर करने होते हैं। तो सिंपली आप फैमिली मेंबर्स की फ़ोटोज़ लेके बच्चे को इस चीज़ के लिए अवेयर करा सकते हैं कि ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये सब आपको डेली लाइफ में सिखाना पड़ेगा कि जाओ बोलो पापा मुझे पानी दो, या घर में भैया है तो भैया मुझे पानी दो। इस तरह से आपको घर में प्रैक्टिस करानी पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके बच्चा उस चीज़ को बाहर भी सीखेगा। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मेरा बेटा जून में 4 इयर्स हो जाएगा, ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड लैंग्वेज उसका। तो यहाँ पे ये क्लियर एग्जांपल आप देख सकते हो, 4 ईयर की एज में ही, 5 ईयर भी नहीं, 4 ईयर की एज में ही बच्चे का फुल लैंग्वेज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट ऑटिस्टिक बच्चे का आपने देखा, 2 ईयर्स का देखा, 4 ईयर का देखा, 5 ईयर का देखा। 4 ईयर में ही एक बच्चा ऐसा था जिसका ओनली 1 वर्ड वो बोलता है, 4 ईयर में ही ये बच्चा है जिसका फुल लैंग्वेज डेवलप हो चुका है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम तो एफर्ट करेंगे ही गाइज, हम तो अपने फुल एफर्ट्स करेंगे, लेकिन कितना लैंग्वेज डेवलप होगा ये सच्चाई है, ये बच्चे के लेवल पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि ऑटिज्म की वजह से ब्रेन कितना अफेक्ट हुआ है। तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, या फिर नेगेटिव अपने आप को, अपने अंदर आप नेगेटिविटी मत भरिए कि मेरी वजह से या फिर मैं एफर्ट्स कम कर रही हूँ उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें जो है वो आपके हाथ में नहीं हैं गाइज। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उनके ऊपर एफर्ट्स डालिए और उनके ऊपर मेहनत कीजिए, ना कि कोई एक चीज़ अगर आपके बच्चे में नहीं है तो उसके लिए आप बाकी चीज़ों को भी छोड़ दो। अगर अर्नब की लिमिटेड लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज फुल डेवलप नहीं हो रही है, तो क्या मैं बाकी चीज़ों को छोड़ दूं? नहीं, मुझे बाकी चीज़ों में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर आप मतलब मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए। ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ये अगर चीज़ नहीं हो रही है तो बाकी कुछ नहीं होगा। इवन नॉन वर्बल ऑटिस्टिक बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं गाइज। सो इतना वरिड होने की ज़रूरत नहीं है कि हर टाइम आप ये सोचो कि लैंग्वेज ही नहीं है तो और क्या होगा, लैंग्वेज ही नहीं है कि और क्या होगा। ऑटिज्म में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जो आप बोल रहे हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे समझते हैं, आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ भी वो कैरी ऑन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं होती है, तो उसमें काफ़ी सारे रीज़न है। अप्रैक्सिया है या उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज ही एक मेन टारगेट है, एक मेन माइलस्टोन है जो आपको कंप्लीट करना है और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम हाउ डिड यू डेवलप रीडिंग? किड इज सेइंग द वर्ड इफ आई से ए एंड टी मीन्स एंट, बट ही इज रीडिंग एंड नॉट अप्लाइंग दैट साउंड। ये हर ऑटिस्टिक बच्चे के साथ होता है। जो रीडिंग का वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था अर्नब के पास सेम प्रॉब्लम थी। वो सेम ऐसे बोलता था ANT एंट, FAN फैन, लेकिन जब उसको रीडिंग करना है तो उस टाइम पे भी वो ऐसे ही बोलता था। जैसे इट इज अ पेन, तो वो कैसे बोलेगा IT इट, IS इज, APEN पेन, ऐसे पढ़ेगा वो। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि स्पेलिंग्स पढ़ के वो वर्ड्स को बोल पा रहा है, लेकिन एक जो फ्लो होता है रीडिंग का वो नहीं कर पा रहा है। तो मैं भी बहुत टाइम पे अटकी रही, लेकिन एंड में मुझे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला था। जैसे ही मैंने वो ट्रिक जो है वो यूज़ किया, तो अर्नब की जो रीडिंग थी वो बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी। आज आप देखते हो रीडिंग कैसे अर्नब बहुत अच्छी रीडिंग करता है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। काफ़ी सारे लोग अर्नब की रीडिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो गाइज मैंने ऑलरेडी रीडिंग के ऊपर ये वीडियो बनाया है, तो एंड स्क्रीन में वो रीडिंग वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट गाइज, मैम वाई मैम ऑल द थेरेपिस्ट एडवाइज द ब्लोइंग एक्टिविटीज़। तो ये एक सिंपल आंसर है गाइज। ऑटिज्म में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीच होती है, यानी कि वो बोल सकते हैं, खाली लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है कि बोलना क्या है, समझ में नहीं आती है लैंग्वेज। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ऑटिज्म में जिनका स्पीच ही नहीं होता है, या वॉइस क्लियर नहीं होती है, जो बोल ही नहीं पाते हैं। 3-4 ईयर्स तक भी आप देखोगे, कुछ बच्चे जो हैं वो 4-5 ईयर में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा वॉइस आने लगता है, क्लियर नहीं होता है लेकिन फिर भी थोड़ा वॉइस आने लगता है। लेकिन कुछ बच्चे जो कंप्लीटली नॉन वर्बल होते हैं,
स्पीच उनमें नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में ब्लोइंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं। उन पेरेंट्स को ब्लोइंग एक्टिविटीज़ कराने का कोई मतलब नहीं है अपने बच्चों के लिए जिनकी स्पीच है, जो क्लियरली वर्ड्स बोल पाते हैं, उनके लिए ब्लोइंग का कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिए, ब्लोइंग एक्टिविटीज़ आपको तभी करानी है जब आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसकी स्पीच क्लियर नहीं है, उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, तभी आपको जो है वो ब्लोइंग एक्टिविटीज़ जो है वो आपको करवानी होती हैं। तो जैसे अर्नव था, अर्नव को स्पीच में प्रॉब्लम नहीं थी, तो अर्नव आप देखो तो 1 ईयर का, जैसे इमरजेंसी में एक बार मेरे पास दूध नहीं था, ब्रेस्ट फीडिंग मेरा बहुत कम होता था, तो फ्लाइट में हम लोग थे, तो उसको मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम जूस का जो बॉटल था वो स्ट्रॉ के साथ सिप करने के लिए तो दिया, तो उसने फर्स्ट टाइम ही वो बहुत अच्छे से सिप कर लिया। तो मुझे उसको वो सिखाना नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि इसका मतलब ये था कि उसकी स्पीच जो थी वो क्लियर थी, उसको बोलने में प्रॉब्लम नहीं थी, उसको लैंग्वेज प्रोसेस करने में प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ साइन होते हैं। अगर बच्चा 2 साल में 3 साल में स्ट्रॉ से नहीं पी पा रहा है या सिप नहीं कर पा रहा है या फिर ब्लो नहीं कर पा रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं स्पीच में उस बच्चे को प्रॉब्लम आने वाली है या प्रॉब्लम है। सो गाइज, अभी टाइम है, डिफरेंट केसेस आपने देख लिए कैसे लैंग्वेज डेवलप हो रही है डिफरेंट तरीके से। ओवरऑल जो समरी है वो यही है गाइज कि एक चीज़ पे अटकिए मत, लैंग्वेज पे ऊपर वर्क करना है, ये ठीक है, धीरे धीरे उसके लिए वर्क आप करते रहो, लेकिन प्लीज़ बाकी चीज़ों को भी अब एक्सप्लोर कीजिए कि मेरे बच्चे में और क्या टैलेंट है। खाली लैंग्वेज की वजह से खुद को डिसअपॉइंट मत कीजिए। तो अभी टाइम है बहुत ही अमेजिंग बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करने की, जो आपको लैंग्वेज में, रीडिंग में हेल्प करेंगी। बच्चे को एक जो सोशलाइजेशन, एक जो फीलिंग्स होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बुक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको अपने बच्चों को सिखाना है, कैसे इन बुक्स से आप अपने बच्चों के साथ वर्क कर सकते हैं। आई होप ये बुक्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। गाइस, 10 बुक का कॉम्बो है ये, 10 स्टोरी बुक्स आपको मिल जाती हैं। सो फर्स्ट वन इज स्नो वाइट एंड द 7 Dwarfs, स्लीपिंग ब्यूटी, द प्रिंसेस एंड द पी, द विजर्ड ऑफ ओज, द लिटिल मरमेड, सिंड्रेला, थम्बलीना, रपंजल, एलिस इन वंडरलैंड, ब्यूटी एंड द बीस्ट। और ये मेरी फेवरेट बुक है। तो चलिए आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से उसको ये बुक इंट्रोड्यूस करवाई। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, अर्नव बहुत अच्छा इंजॉय कर रहा था इसको, जब मैंने इसको ये वाली स्टोरी अर्नव को एक्सप्लेन की। सो इसमें जो फर्स्ट सीन है उसमें ये मर्चेंट है और ये मर्चेंट की डॉटर है, ब्यूटी नाम है इसका। और जो मर्चेंट है वो काम पे जाता है, यानी कि अपने वर्क पे जाता है। तो वो जाने से पहले अपनी डॉटर को पूछता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो जो ब्यूटी है उसकी डॉटर है वो बोलती है कि आप मेरे लिए एक रोज़ लेके आना। तो ये सेम डेली का सीन है, जब अर्नव के पापा सुबह ऑफिस जाते हैं तो वो डेली पूछते हैं कि शाम को क्या लाना है, और अर्नव डेली बोलता है पापा समोसा लाना। सो अर्नव को ये सीन उसने बिल्कुल अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर दिया। फिर जब मैंने उसको बोला कि अभी ये जो पापा है ना, ये तुम्हारे ये जो पापा हैं ये बाहर घूमने जा रहे, बाहर काम पे जा रहे हैं, जैसे पापा ऑफिस जाते हैं। तो ब्यूटी ने, जो उनकी डॉटर है, उसने रोज़ मांगा है। फिर मैंने उसको पूछा कि आप क्या मांगते हो अपने पापा से, तो ही सेड लाइक कि हाँ, जब पापा ऑफिस जाते हो तो मैं समोसा मांगता हूँ। तो वो पूरी तरह से समझ गया कि हाँ, यहाँ पे ये क्या सीन चल रहा है, पापा ऑफिस जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या लाऊं वहाँ से। तो इस तरह से जब भी आप स्टोरीज़ को सुनाते हैं बच्चों को या एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें डेली लाइफ से ज़रूर रिलेट कीजिए। यहाँ पर भी मैंने अर्नव को रिलेट किया कि लाइक डॉटर, और मतलब डॉटर क्या है। तो जितने भी हमारे सराउंडिंग में पेरेंट्स हैं जिनको वो जानता है, जिनके बच्चों को वो बाय नेम जानता है, तो मैंने फर्स्ट वैसे ही रिलेट किया कि चेतन अंकल की डॉटर कौन है, पाल अंकल की डॉटर कौन है, या उसके जो ताऊ हैं उनकी डॉटर कौन है। तो उसने सबके नाम बताए कि हाँ, उनकी डॉटर जो है वो किया है, चेतन अंकल की किया है। इस तरह से उसने सारे नाम बताए। तो मैंने उसी तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि सेम वैसे ही मर्चेंट की डॉटर कौन है, मर्चेंट की डॉटर ब्यूटी है। तो इस तरह से जो भी इन स्टोरी बुक्स में जो भी कॉन्सेप्ट दिए होते हैं उनको आप डेली लाइफ से जब रिलेट करेंगे तो बच्चे ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। चेतन अंकल की डॉटर कौन है? किया। ओके।
दुबे अंकल की डॉटर कौन है? श्रीजा। वेरी गुड। पाल अंकल की डॉटर कौन है? ऋषिका दीदी। ओके। ताऊ की डॉटर कौन है? अनन्या दीदी। वेरी गुड। जब पापा ऑफिस जाते हैं तो आप क्या मांगते हो पापा से? समोसा। ओके। तो मर्चेंट की डॉटर कौन है? ब्यूटी। हाँ, ब्यूटी कौन है? ब्यूटी मर्चेंट की डॉटर है। वेरी गुड। तरह से मैं आप लोगों के साथ ये टिप्स शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से आप फेरी टेल्स या स्टोरी बुक्स को यूज़ कर सकते हैं गाइस। अर्नब को रीडिंग आती है तो वो रीडिंग से भी थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन फिर भी उसे एक्सप्लेन ही करना पड़ता है स्टोरी में सब कुछ। रीडिंग से उसको प्रॉपर पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि प्रॉपरली ये स्टोरी क्या है, एक्सप्लेन उसको भी करना पड़ता है। और इसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है उसको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो समझने में उसको भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब डेली लाइफ से हम लोग रिलेट करते हैं तो बच्चे थोड़ा इजीली समझ जाते हैं। ये यहाँ से देखिए, स्टोरी बुक्स यूज़ करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से एक सीन क्रिएट करके रखा होता है। मतलब सीन से ही बच्चा समझ रहा है कि ये जो गर्ल है वो बाय कर रही है और पापा जो है वो कहीं काम पे जा रहे हैं। तो इसी तरह से डेली हमारे बच्चों के पेरेंट्स भी करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं जब भी हम लोग स्टोरी बुक्स को बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो करो। हेलो। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्नब ठाकुर है। यस। तो अभी अर्नब रीडिंग करेगा थोड़ा बहुत स्टोरी में। चलो बोलो, फिंगर रखो अपनी, बोलो। मर्चेंट। ये मर्चेंट है, ये ब्यूटी है। ब्यूटी मर्चेंट की डॉटर है। हाँ। और जब मर्चेंट ऑफिस जा रहा था काम पे तो ब्यूटी ने क्या मांगा? रोज मांगा। ओके। A long time ago, there was a merchant and his lovely daughter named Beauty. One day the merchant had to go to a far off place for work. Before they left, he asked his daughter if there was anything she wanted. What is this? Want. तो क्या आएगा? Wanted. हाँ। When he returned, Beauty said, "Father, I would be really happy if you could bring me a rose." The merchant smiled and set off on his journey. What is this? Journey. ओके, वेरी गुड। सो गाइज़, अभी आप देख रहे थे 10 बुक का कॉम्बो, बेसिकली 10 स्टोरी बुक्स थी ये। तो बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, अर्नब को भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सो अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।